नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SK नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, राजपूत काल में व्यापार एवं वाणिज्य में हुए ह्रास का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन है रोमन साम्राज्य का पतन, राजनीतिक अस्थिरता, मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा या भारत अरब व्यापार। तो इसका सही उत्तर है मुक्त भूमि अनुदानों से सामंत वर्ग का प्रभुत्व बढ़ा। राजपूत काल में सामंतों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए जो अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए परस्पर संघर्ष में उलझ गए। सामंतों ने व्यापार वाणिज्य को हतोत्साहित किया तथा आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया। निरंतर युद्धों के कारण भी व्यापारिक प्रगति में बाधा पहुंची। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, 10वीं शताब्दी के किस भाष्यकार के भाष्य को सर्वाधिक स्वीकृति मिली? ऑप्शन है हेमचंद्र, सायणाचार्य, रुद्रस्कंद या मेधातिथि। तो इसका सही उत्तर है मेधातिथि। मेधातिथि मनुस्मृति के प्राचीनतम भाष्यकार हैं। उन्होंने मनुस्मृति पर मनुभाष्य नामक एक विशद टीका लिखी है। अपने ग्रंथ में ये कुमारिल का उल्लेख करते हैं, अतः इनका जीवन काल 7वीं शताब्दी का माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से किसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है सोमेश्वर प्रथम, मिहिर भोज, भोज प्रथम या कर्णदेव। तो इसका सही उत्तर है मिहिर भोज। आदिवराह एक प्रसिद्ध उपाधि थी जिसे कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने धारण किया था। मिहिर भोज के चांदी के सिक्कों पर यह नाम अंकित किया हुआ मिलता है, जो उत्तरी भारत में बहुतायत में मिले हैं। मिहिर भोज को भारत के प्रतापी राजाओं में गिना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, राजपूत काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध शिक्षा केंद्र नहीं था? ऑप्शन है विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी या माउंट आबू। तो इसका सही उत्तर है माउंट आबू। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार एवं विकास के लिए देश भर में कई मठ एवं विहारों का निर्माण हुआ, जहां बौद्धिक शिक्षा प्रदान की गई। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, मिथिला, उदंतपुरी आदि बौद्ध शिक्षा के कुछ प्रमुख केंद्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी, तो दाय भाग की रचना किसने की है? ऑप्शन है लक्ष्मीधर, विश्वरूप, जीमूतवाहन या मेधातिथि। तो इसका सही उत्तर है जीमूतवाहन। दाय भाग जीमूतवाहन द्वारा रचित एक प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ है, जिसके मत का प्रचार बंगाल में है। दाय भाग का शाब्दिक अर्थ है पैतृक धन का विभाग, अर्थात बाप दादा या संबंधी की संपत्ति के पुत्रों पौत्रों या संबंधियों में बांटे जाने की व्यवस्था। बपोती या विरासत की मालिकियत को वारिसों में बांटने का कायदा कानून है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, किस क्षेत्र में अनुदान ग्रहीताओं को ग्रामों के साथ उनमें निवास करने वाले दस्तकार, चरवाहे
किसान भी दान में दिए जाते थे? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात या मध्य भारत, उड़ीसा या मध्य भारत, असम या कश्मीर, पंजाब। तो इसका सही उत्तर है मध्य भारत और उड़ीसा में निवास करने वाले दस्तकार चरवाहे किसान को भी दान में दे दिया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार किया कि शूद्रों के साथ किसी भी प्रकार का संपर्क उच्च श्रेणी को निम्न बना सकता है? ऑप्शन है पराशर, विज्ञानेश्वर, अष्टावक्र या देवत्रु। तो इसका सही उत्तर है पराशर। पराशर एक मंत्रदृष्टा ऋषि, शास्त्रवेता, ब्रह्मज्ञानी एवं स्मृतिकार हैं। ये महर्षि वशिष्ठ के पौत्र, गोत्र प्रवर्तक, वैदिक सूत्रों के दृष्टा और ग्रंथकार भी हैं। पराशर शरशैया पर पड़े भीष्म से मिलने गए थे। परीक्षित के प्रयोपवेश के समय उपस्थित कई ऋषि मुनियों में वे भी थे। वे 26वें द्वापर के व्यास थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1861 में, 1950 में, 1948 में या 1935 में। तो इसका सही उत्तर है 1861 में। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया और इसी के साथ भारत में उच्च न्यायालयों के इतिहास का आरंभ हुआ। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश क्राउन को भारत में आवश्यकतानुसार उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया था। प्रारंभ में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, सेंधव निवासियों का प्रिय पशु कौन सा था? ऑप्शन है घोड़ा, बकरी, सांड या हाथी। तो इसका सही उत्तर है सांड। सिंधुवासी लोगों का प्रिय एवं पवित्र पशु कुबड़ वाला सांड था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, भारतीय मजदूरों के असंतोष की अभिव्यक्ति सर्वप्रथम कहाँ के मजदूरों की हड़ताल के रूप में देखने को मिलती है? ऑप्शन है गोरखपुर, लखनऊ, नागपुर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नागपुर। भारत में प्रथम मजदूर हड़ताल 1877 में नागपुर में हुई। यह हड़ताल नागपुर के एक सूती मिल में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, अमरकोश में कुल कितने प्रकार की भूमि का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है 15, 16, 12 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 12। अमरकोश संस्कृत के कोशों में अति लोकप्रिय और प्रसिद्ध हैं। इसे विश्व का पहला समांतर कोश कहा जा सकता है। इसके रचनाकार अमर सिंह हैं, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। कुछ लोग अमर सिंह को विक्रमादित्य का समकालीन बताते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है मुंडक उपनिषद। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मुंडक उपनिषद
को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्ति का सिद्धांत में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 8? तो सही उत्तर है इसका 4। चारों वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। इसका सही उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद वेदों के रूप में जाने जाने वाला भजनों और अन्य पवित्र ग्रंथों के 4 संग्रहों में सबसे पुराना है। इसमें प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र ग्रंथों का बड़ा हिस्सा हैं जिन्हें श्रोत सूत्र कहा जाता है, जिसे वेदों का परिशिष्ट माना जाता है। यह वैदिक काल से भारतीय गणित के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन है जौ, गेहूँ, चावल या तंबाकू। तो इसका सही उत्तर है तंबाकू। वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। इस अवधि के दौरान कृषि में आर्थिक गतिविधियों का वर्चस्व था। कृषि मुख्य रूप से गंगा घाटी के किनारे की जाती थी। इस अवधि के दौरान खेती की जाने वाली फसलें गेहूँ, चावल, जौ, फलियाँ और तिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या विद्वान। तो इसका सही उत्तर है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, साधु आदि के लिए किया जाता है। पौराणिक एवं संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ श्रेष्ठ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है, शेर शाह के बाद और अकबर से पहले दिल्ली पर राज करने वाले हिंदू राजा का नाम क्या था? ऑप्शन है हेमू, पृथ्वीराज, भोज या पुष्यमित्र। इसका सही उत्तर है हेमू। हेमू विक्रमादित्य वो राजा थे जिन्हें मुगल सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया था। हेमू हरियाणा में रेवाड़ी के रहने वाले थे। हेमू को मध्ययुगीन भारत में विरोधी मुस्लिम शासकों के बीच थोड़े समय के लिए ही एक हिंदू राज स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 22 लड़ाइयाँ जीती। इसकी वजह से ही उन्हें कुछ इतिहासकारों ने मध्ययुग के समुद्रगुप्त का खिताब दिया। हेमू को मध्ययुग का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मिलिंद किस हिंदी यूनानी राजा को कहा गया है? ऑप्शन है मिरेकस, मिनांडर, डिमेट्रियस या महापद्मनंद। तो इसका सही उत्तर है मिनांडर।
भारत पर शासन करने के लिए सबसे प्रसिद्ध भारतीय यूनानी शासक अपने विषयों के साथ न्याय और लोकप्रियता के लिए जाना जाने वाला मिनांडर था। मिनांडर एक भारतीय यूनानी राजा था जिसे नागासेन ने बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया था। मिनांडर को विभिन्न पाली ग्रंथों में मिनाद्र या मिलिंडा के रूप में भी जाना जाता है। अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। कुषाण वंश की वंशावली का पता चलता है। ऑप्शन है राबाटक अभिलेख से, रोसेटा अभिलेख से, हाथी गुम्फा अभिलेख से या शूडाश अभिलेख से। तो इसका सही उत्तर है राबाटक अभिलेख से। राबाटक या रबातक शिलालेख से हमें जो जानकारी मिलती है वह कनिष्क और उसके समय के संबंधित राजाओं के बारे में है। कनिष्क कुषाण साम्राज्य का तीसरा शासक था। वह कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कड़फिसेस का पोता था। बैक्ट्रियन भाषा में एक चट्टान पर लिखा गया प्रसिद्ध रबातक शिलालेख और ग्रीक लिपि कनिष्क पर बहुमूल्य जानकारी प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।